साथियों नमस्कार। एक बड़ी बेहतरीन बात मुझे एक नीट एस्पिरेंट ने भेजी है कि मैंने सोचा था कि पेपर ठीक हो गया, आखिर इस बार तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन अफसोस, कई ऐसे भी थे जो एक रात जागकर अमीर हो गया, जिसने सेटिंग करी, फर्जीवाड़ा किया और वो एक रात जागकर अमीर हो गया। लेकिन कोई मेरे जैसा रात काली करके भी फकीर हो गया। दिन रात की मेहनत बेकार हो गई और बेकारों की मेहनत साकार हो गई। चोरी हो गई मेरी सीट, वी वांट रीनीट। आप सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सभी के साथ में नीट फ्यूचर और स्कैम की बात हम लोग करेंगे। और एक्चुअली में ये जो डिस्कशन है, सेशन है, मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं नेशनल मीडिया पर डिफरेंट इंटरव्यूज देख रहा हूं। अफसोस की बात यह है कि उनमें भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिसिंग है। असली मुद्दा वो उठा ही नहीं पा रहे हैं। मैं अजमेर जैसे छोटे शहर में रहता हूं और नेशनल मीडिया मुझे जानती नहीं है। मेरे पास में एकमात्र रास्ता यह है कि मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों से अपनी बात साझा करूं, क्योंकि ना तो मुझे तब तक वाले जानते हैं, ना मुझे वो टीवी वाले जानते हैं, ना जी जान टीवी वाले जानते हैं, मुझे कोई जानता नहीं है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बात सिर्फ आपके माध्यम से रख सकता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो एक्चुअल डिस्कशन इस वक्त होना चाहिए वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर सकूं। तो आज का जो बेसिक डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। नीट फ्यूचर एंड स्कीम, ये हमारा मुद्दा है। और मैं चाहता हूं कि कृपा करके विशेष तौर से पेरेंट्स, हमारे देश की मीडिया और बच्चों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि आज बात सिर्फ आपके साथ में हो रही है। और ये क्योंकि सच्चाई ये है, ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा दिवालिया कोई नहीं जिसका जोश खत्म हो गया हो। और जब स्कैम्स होते हैं तो टीचर्स का भी जोश खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और बच्चों का भी जोश खत्म हो जाता है, उनका पढ़ने का मन नहीं करता है। उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीट का बच्चा उतना मेच्योर नहीं है जितना कि टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम में घोटालों वाले बच्चे होते हैं, या एसएससी वाले घोटालों में जो बच्चे होते हैं, या किसी और एग्जाम में जो बच्चे काफ़ी मेच्योर होते हैं। वो जिंदगी के कई धोखे झेल चुके होते हैं, उनको पता है कि जिंदगी धोखे ज़्यादा और मौके कम देती है। लेकिन नीट वाले बच्चे थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और उनको जब पहले ही पड़ाव पर ऐसे धोखे मिलते हैं तो शायद टूट जाते हैं। मैं उन्हीं से बात करने आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं लगातार नेशनल मीडिया देख रहा हूं और अफसोस की बात है कि भारत की नेशनल मीडिया में भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिस हो रहा है। आज एजे सर से मेरी बात हुई। एजे सर आज कह रहे थे कि सर मैं अब 9-10 को पढ़ाऊंगा, नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाने का मेरा मन नहीं है। कम से कम 10th वाले बच्चों की परसेंट देखकर खुशी तो होगी। यहाँ पर तो बच्चों का जब डिप्रेशन देखते हैं, फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, तो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज वो एनटीए ऑफिस के बाहर पूरे दिन थे और उन्होंने कई बच्चों के साथ में डिस्कशन किया। खैर, तो पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स की बात सबसे पहले होगी, बाकी सारे मुद्दे बाद में डिस्कस होंगे। देखिए, मैं जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि अक्सर माँ बाप चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, और इस दौरान जो एस्पिरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, अपने मन ही मन में कई चीजें खुद के हिसाब से बनाने लगते हैं। उनको लगता है कि क्या पता मेरे पापा मेरे से दुखी हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उनको ये नहीं पता, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। हो सकता है कि मेरे पापा ने मेरे ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया और मैं उनको आउटपुट नहीं दे पाया, इसलिए मेरे से बात नहीं कर रहे। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है ना, एक बच्चे ने एक बड़ा जबरदस्त कमेंट किया कि सर मेरे पास में 3 लाख रुपए पड़े हैं, जमा है। अब मैं पार्ट टाइम जॉब करके 2 लाख और कमाऊंगा और 5 लाख हो जाएंगे। अगले साल मैं भी 700 प्लस लेके आऊंगा। बच्चों के ख्यालात एक दिन कर्म बन जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज गवर्नमेंट सीट लेने के लिए भी पैसा चाहिए, और जो टैलेंटेड है उनका सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ, उनको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, वहां भी पैसा देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको पैसा देना पड़ेगा। खैर, पेरेंट्स से बात मैं करना चाह रहा था कि भाई अपना जो साइलेंस, उस साइलेंस से प्लीज बाहर आ जाए। बच्चा आपसे बोल नहीं पाता है, बहुत बार उसे शर्म आती है कि मैं अपने माँ बाप से क्या बात करूं। और अपने बेटे से, अपनी बेटी से मैं आपके चरणों में खुद गिरने को तैयार हूं, दंडवत नमन करने को तैयार हूं, प्रणाम करने को तैयार हूं। आप सिर्फ मेरी तरफ से अपने बेटे या बेटी को इतना पूछ लीजिए, बेटा तुम ठीक तो हो? क्योंकि मेरे पास में एक बिहार के पेरेंट का कॉल आया
कि सर मेरा बच्चा मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मैं उससे बात करना चाहता हूं, 3 दिन से ना खाना खाया ना बोल रहा है जब से रिजल्ट आया है। वो कहीं भी जा रहा है तो मैं उसके पीछे पीछे साए की तरह जा रहा हूं ताकि वो कुछ गलत कदम ना उठा ले, कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, क्योंकि वही मेरी जिंदगी है। तो मुझे लगा कि शायद इस वक्त पेरेंट्स और बच्चों के दोनों के हालात सेम है, लेकिन कुछ पेरेंट्स अक्सर बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को सादर विनती पूर्वक उनके चरणों में गिरकर ही कहना चाहता हूं कि जो आपका बच्चा है वो दिल का थोड़ा सा नाजुक है, थोड़ा कमजोर है, आप उससे सिर्फ इतना पूछ ले कि बेटा तुम ठीक तो, और वो उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, पेरेंट्स फॉर्मेलिटीज में लग जाते हैं, फॉर्मेलिटी में कि भाई हमारी जिम्मेदारी जो है वो तेरे को 2 साल मौका दे दिया, 1 साल मौका दे दिया, अब हमें तेरी शादी करनी है या तेरे साथ जो भी करना है वो कर करा के हम लोग फ्री होना चाहते हैं। वो इवन उस बच्चे की या उस बच्ची की कैपेबिलिटी तक को अवॉइड करने लगते हैं। समय मुश्किल है। मैं तो ये कहूंगा कि नीट एस्पिरेंट्स का कोविड काल चल रहा है, जब जिसमें उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, उनके साथ में हो क्या रहा है। समय मुश्किल है, इसमें रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि फॉर्मेलिटी के चक्कर में उसकी कैपेबिलिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए कि कोई बात नहीं, तू तो बीएससी कर और फ्री हो जा और मेरे को अपना काम करने दे, तू तो पैरामेडिकल करके फ्री हो जा, हाँ तू तो नर्सिंग करके फ्री हो जा, तू मेरे को अपनी जिम्मेदारी निभाने दे। कई बार आपकी जिम्मेदारियां निभाने में उसकी कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जो शायद जिंदगी भर आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि आपने अपनी फॉर्मेलिटी में उसकी क्षमताओं को दबा दिया। खैर, टफ समय है, मैं खुद समझ पा रहा हूं। अक्सर ऐसा होता था कि रिजल्ट आने के बाद में टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करते थे कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, क्योंकि वो देखते थे कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका पिछली बार नहीं होता, अब की बार हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपकी बार तो स्कैम हो गया, सिर्फ कांड ही कांड, कर्म कांड ही कर्म कांड। मैं आपको सच बता रहा हूं, अब एनटीए को मेरे हिसाब से जितने सुसाइड्स हुए हैं उसका भी दोषी मानना चाहिए। उनके मेंटल प्रेशर को कौन ठीक करेगा, उनके मेंटल प्रेशर को कौन मेजर करेगा? दे आर ऑल्सो सफरिंग। बच्चे स्ट्रेस में गए, बच्चे डिप्रेशन में गए, इंडियंस की बच्चों की मेंटल हालत खराब हो गई है, नो वन केयरिंग अबाउट देम। अगर मैं एस्पिरेंट्स की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट एस्पिरेंट्स, तो भाई 1 by 1 एक बार चीजें सुन लो, शांति से सुन लो कि कई बच्चे पूछ रहे हैं हमें करना क्या है। 3 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, एक वो जिनका स्कोर लो रहा, एक वो जिनका स्कोर इंटरमीडिएट है यानी कि इन बिटवीन है, और एक वो जिनका स्कोर एडवांस है, मतलब उन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया है। ठीक है ना, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं। तो जो बच्चे लो स्कोर पर हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उस एस्पेक्ट को भी कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि हर विद्यार्थी ये कह रहा है अभी तो कि एनटीए खा गई मेरी सीट, हमें चाहिए रीनीट, ये सी बात हो रही है, स्कैम खा गया मेरी सीट, हमें चाहिए रीनीट, ये बात हो रही है। जिन बच्चों का स्कोर लो है उनको किसी भी चीज को पढ़ने में या किसी भी चीज में मेहनत करने में तभी मन करता है जब उनको मजा आए, और मजा उनको तभी आता है जब उनको बेसिक से पढ़ाया जाए। भाई इन बच्चों को हर एक केस में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पता है मैं बहुत अमेजिंग बात आपको बताऊं, नीट 2025 इस चीज की क्लिप निकाल के सब लोगों तक पहुंचा देना। नीट 2025 भारत में हुए आज तक की सभी नीट में से सबसे फेयर एग्जाम होगा। मतलब इतना फेयर एग्जाम नीट का कभी नहीं हुआ जितना 2025 का होगा। रीनीट 2024 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब जब स्कैम होता है, जब जब घोटाला होता है ना, तो डर फिर सरकार को भी लगता है कि हमने कबाड़ा कर दिया था, अब की बार पेपर बिल्कुल ढंग से करवाना है। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि जब जब घोटाला होता है तो अगली बार आपके पास में मौका होता है, ज्यादा बड़ा मौका होता है। ये मैं बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले कई सालों से मैंने देखा है इस चीज को। तो जिनका स्कोर लो है उनको मजा चाहिए, तो भाई मैं आपको ये बताऊं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करें। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप बिल्ड योर बेसिक्स पे काम करें। नीट काका जी ऐप के ऊपर हमने बिल्ड योर बेसिक्स बिल्कुल फ्री किए हुए हैं, 30 लेक्चर्स के आसपास है, वहां से आप जाकर उन लेक्चर्स के साथ में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्ड योर बेसिक्स, ये लो स्कोरिंग बच्चों के लिए, इसमें मैं कहता हूं बिलो 350 वाले आते हैं जिनका स्कोर 350 से कम। एडवांस वाले क्या करें सर, हमारा स्कोर तो बहुत ठीक था, हमारा स्कोर तो 600 से लेकर 720 तक भी है। हाँ, तो भाई आप जो है, आप वो लोग जिसको पढ़ाई करना पसंद नहीं आएगा, आपको चैलेंज पसंद आएगा, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप फुल सिलेबस पेपर करें, फुल सिलेबस पेपर इन बिटवीन करते रहे। देखो इससे थोड़ा सा मन लग जाता है, आपकी आदत है पढ़ाई करना,
तो इससे कम से कम मन लगा रहेगा, मन लगा रहेगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं स्पेसिफिकली जेई मेन के पेपर, क्योंकि निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी वही एक काम करवाती है, इसी पेपर को वही बनाती है, तो पेपर ठीक है ये। इंटरमीडिएट वाले बच्चे क्या करें, तो भाई वो खुद की कमियां देखें जो इसके बीच में रह गए, मतलब 400 से 600 के बीच में। ये वो लोग हैं जब रीनीट होगा तो सबसे ज्यादा हो सकता है जितने घोटाले हुए हैं उन घोटालों वाले बच्चों को पछाड़कर यही बच्चे यहां तक पहुंचेंगे, ये इंटरमीडिएट वाले हैं। अगर रीनीट होता है, जिसके बहुत हाई संभावनाएं लग रही है क्योंकि जिस लेवल पर ये स्कीम चली गई है, एक बच्चा कह रहा है नो रीनीट, ठीक है, मैं एक बार पहले इसकी बात कर लेता हूं, जस्ट ए सेकंड। एक ऐसा कमेंट भी आया हुआ है, ठीक है, और इन्होंने भी कहा है ओनली रीवैल्यूएशन एंड रीनीट एट अफेक्टेड सेंटर इज द फेयर सॉल्यूशन आफ्टर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, हमारे ये स्कोर यहां तक पहुंचे हैं, रीनीट करवा के उनके हक की सीट वापस चली गई तो क्या होगा, वो सुसाइड नहीं करेंगे इतनी मेहनत के बाद तो क्या करेंगे। आज मैंने चैनल पर आए हुए कमेंट्स को कंसिडर किया है क्योंकि आपकी आवाज, हम इसको दबा नहीं सकते। सुनना एक बार, मान लो इस बार तुमने नीट 2024 का पेपर दिया और तुम्हारा स्कोर आ रहा है 660, ठीक है, और तुम्हें एक नॉर्मल कॉलेज मिलेगा, नॉर्मल मेडिकल कॉलेज मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर मान लो इस पेपर को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाते हैं, फेयर तरीके से, और तुम्हारा स्कोर पहुंच जाता है 670 या 670 ही बोल देता हूं मैं, तो पता है तुम्हें एम्स मिल जाएगा, क्योंकि अब घोटालेबाजों की सीट नहीं रहेगी इसमें। तो ये ट्रांजिशन में चाहता हूं। तुम मार्क्स पे अटके पड़े हो, पता है अभी तक तुम्हें लगता है कि रीनीट से सिर्फ मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अरे भाई कॉलेज में तो चेंज आएगा, क्योंकि जिस तरीके से नंबर दिए गए हैं ना वो फ्रस्ट्रेटिंग है। सीकर का एक संस्थान है, सीकर के एक संस्थान ने नीट एग्जाम होने के बाद में ये कैलकुलेट किया कि हमारे 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 आते हैं। अचानक से परिणाम जब आया तो उनका एक और बच्चा ऐसा था जिसके 720 आ गए, जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। वो एक ऐसा बच्चा था जिसके आंसर की के हिसाब से 510 नंबर आ रहे थे और वहां की टेस्ट सीरीज में भी उसके 510 520 के आसपास ही थे। लेकिन चूंकि उसकी एफिशिएंसी को एनटीए ने चेक किया तो एनटीए ने उसको बहुत एफिशिएंट माना कि भाई ये बच्चा बहुत एफिशिएंट है, हम इसको 720 में 720 देंगे। आप देख रहे हो एनटीए किस तरीके से एफिशिएंसी को चेक करती है। तो आप इस तरीके के हालात भारत में चल रहे हैं, मतलब जिसकी एफिशिएंसी पे कोचिंग संस्थान को भरोसा नहीं है उसकी एफिशिएंसी एनडीए समझता है। गजब हमारा देश। मैं यही बात कह रहा हूं भाई, ये बात समझो। तो पता है तुम्हें मालूम ही नहीं है अभी तक, सर्कुलेट तो तुम चीजों को कर रहे हो लेकिन तुम्हें यह नहीं पता फायदा क्या होगा। इसको देखो एक बार, ये साहिबा है अंजलि हीरजीबाई पटेल। इनका जो परिणाम आता है गुजरात में, तो गुजरात के बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाती है, लेकिन नीट में इनका स्कोर आता है 705। इसके लिए नियो बायोलॉजी नाम के एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है कि पटेल अंजलि हीराबाई स्कोर 39 मार्क्स इन बायोलॉजी, 21 इन फिजिक्स, 31 इन केमिस्ट्री फ्रॉम गुजरात बोर्ड, ठीक है, सीट नंबर मेंशन किए इसने, और 705 नंबर आ गए हैं उनके नीट एग्जाम में। तो ये क्या है, तुम समझो। बात ये नहीं है कि हमारा फायदा होगा कि हमारा नुकसान होगा, कि उसका नुकसान होगा कि उसका फायदा होगा। बातों को समझो, बेसिक लेवल पे चीजों को समझो। तो भाई जो ट्रांजिशन फेस होगा ना, कि इंटरमीडिएट से जो एडवांस में जो बच्चे घुसने वाले हैं ना, ये बच्चे वही होंगे। इनको क्या करना है, इनको अपनी वीकनेस, अपने टॉपिक्स स्पेसिफाई करने हैं और उसके ऊपर इनको काम करना है। मैं आपको एक और स्कैम दिखाता हूं। एक में वीडियो हमारे पास में अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है भी हमारे पास में, ठीक है। एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ समय में। बेसिक चीजें हम समझ लें एक बार। जो लो स्कोरिंग है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बीडी और बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा आपको। नीट का ऐप में जाके प्रोसीड कर सकते हैं। एडवांस वाले बच्चे जो इस रेंज में हैं उनको फुल सिलेबस पेपर करने हैं। अब आगे समझो, जो भारत में फिलहाल जो कुछ कीवर्ड चल रहे हैं, लगातार मैं सुन रहा हूं, वो क्या है? वो है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, NTA, FIR। देखो भाई, इतनी सारी चीजें हो गई है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जितने भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, उन लीगल प्रोसीजर्स में समय लगता है। मेरे से कम 7 से 8 एडवोकेट कनेक्टेड हैं जो हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से क्या होगा? भाई एक चीज समझ लो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सवाल यह है, क्या हाई कोर्ट इशू रिट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट?
तो जवाब है हाँ, हाई कोर्ट कैन इश्यू द रिट्स टू एनी पर्सन, ऑथोरिटी एंड गवर्नमेंट नॉट ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल jurisdiction but also outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises within its टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो अगर मान लो किसी का केस हरियाणा में है तो हरियाणा हाईकोर्ट में जाकर अपना मुद्दा रख सकता है, सेंट्रल एजेंसी को उसकी बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वेकेशन बेंच काम कर रही है अभी। अब सुप्रीम कोर्ट में देखो, सुप्रीम कोर्ट में समर हॉलीडेज क्यों होती है ये भी आपको पता नहीं होगा, तो मैं बताता हूं। पहले के टाइम पे जब भारत पर अंग्रेज राज करते थे तो यहां पर यूरोपियन जजेस थे और गर्मी में काम करने में उनको दिक्कत आती थी। तब से गर्मियों की छुट्टियां हुई है और वो आज तक चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें सीजे चंद्रचूड़ ने कहा है कि भाई ये गलत है, भारत के जजेस को गर्मी में भी काम करना चाहिए, हम यूरोपियन जजेस नहीं हैं, लेकिन जो चल रहा है जो चल रहा है। खैर, हाईकोर्ट में अगर 10 हाईकोर्ट में हम पीआईएल डाल चुके हैं, 4 से 5 मेरे कांटेक्ट में, और हर इंसान अपने लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर जाके फोटो खिंचाने से पीआईएल नहीं हो जाता उसमें। हर बंदा अपने लेवल पे काम कर रहा है और मैं जो मेरे से एविडेंस मांग रहा है इसके रिगार्डिंग, जो भी फाइल डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में उनको दे सकता हूं, हमारी पूरी टीम और मैं ये काम कर रहे हैं लगातार, उसमें रत्ती बराबर का संदेह नहीं है, ठीक है। खैर, तो भाई क्या एनडीए इन सब चीजों को, क्योंकि एफआईआर भी हुआ है, पटना में हुआ है, गुजरात में हुआ है, यूपी में हुआ है, क्या एनडीए इनको बाईपास करके निकल सकता है कि भाई हम तो सेंट्रल एजेंसी है? कतई नहीं कर सकता। इतनी सारी आरटीआई, इतने सारे पीआईएल, इतनी सारी एफआईआर, किसी भी कीमत पर इनको बाईपास नहीं किया जा सकता। एनटीए को जवाब देना पड़ेगा। और मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, देखो ओएमआर घोटाला हुआ है, ओएमआर घोटाला हुआ, ये सबको पता है। उससे भी बड़ा एक घोटाला है कि रीओपनिंग ऑफ विंडो, उसमें हो सकता है कि उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया गया हो जिनकी एनटीए के बाबू के साथ में सेटिंग हो रखी हो, जो उनके पहले से सोना बने हुए। मैं फिर कह रहा हूं, पेपर फिजिकल फॉर्मेट में लीक हुआ है, पेपर फिजिकल फॉर्मेट में लीक हुआ है, पेपर डिजिटल फॉर्मेट में लीक हुआ है, और इन सब चीजों का जवाब जो है वो एनडीए को देना पड़ेगा। उसके बाद में आप सबको पता है कि एनडीए में ओएमआर भरी जाती हैं, ऐसे कॉल्स हमारे पास में है, बिल्कुल सबूत है, सारी चीजें हमारे पास में कि हम लोग एनडीए में हम सारा काम करते हैं, हमारे बाबू वहीं पर हैं, हमारे दोस्त हैं, तो वहां ये सब काम होता है, आपको पता है, इसमें रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। और इसके बाद मेरे को लगता है कि एनडीए को ये जितने सुसाइड्स हुए हैं इसमें भी मेरे हिसाब से एनडीए को जिम्मेदार बनाना चाहिए। किसी और स्टेट में तो नहीं हुए, बट राजस्थान में हुए, एनडीए जिम्मेदार, कोई और जिम्मेदार थोड़ी ना है इसका। ये मतलब अब मुझे पता नहीं क्यों ये लोग क्या कर रहे हैं कि 1563 कैंडिडेट, अरे तुम्हें किसी ने झुंझुना पकड़ा दिया कि 25 लाख में से या 23 लाख में से इन्हीं के साथ कुछ हुआ है, भाई बेवकूफियां मत करो भाई। मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है, मास लेवल पर पेपर में अमीर लोगों को, जिनके पास पैसा था, जो घोटाला कर सकते थे, वो कॉलेज में पहुंच रहे हैं। जो उस वक्त हिम्मत नहीं दिखा पाए उनको आप पैसे देने पड़ेंगे प्राइवेट में जाने के, कुल मिला के पैसे देने पड़ेंगे। कौन ये सिस्टम क्रिएट कर रहा है मेरी समझ के बाहर है, बट ये सब चीजें हैं और इसमें से एक भी पॉइंट छूटता है। ओएमआर घोटाला बिल्कुल 100%। एक आप देखो ना, कोई बातें हवा में उठ के नहीं आती। आप यहां देखो, एक बच्चे ने कहा कि व्यापम के लेवल जैसा स्कैम हुआ है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, चुनाव का समय था। हाँ, एनटीए के ऑफिशियल, सेंटर का इन्विजिलेटर, स्कैमर गैंग, स्कूल के टीचर प्रिंसिपल, आप सोचिए एक बार, डीएमई ऑफिशियल ऑफ सम स्टेट्स, और हो सकता है कि मिनिस्टर, एमपी, एमएलए भी इसमें इंक्लूडेड हो। और उसके बाद ये सब होने के बाद जब हम जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं तो गृह मंत्रालय का नोटिस आ जाता है कि चुपचाप बैठे रहो, जेल में टिका देंगे, है ना। काउंसिल करने का मतलब यही होता है। इन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए जो बच्चों को उकसा रहे हैं। भाई मैं उकसा नहीं रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं, और आप जागरूक करने को उकसाना मानते हो तो आपको फिर अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। क्षमा चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि आप इन लोगों को पहचानो और इनकी काउंसलिंग करो। गवर्नमेंट काउंसलिंग कैसे करती है हमको पता है। गवर्नमेंट ये कहेगी भाई बाबू जाना है क्या उधर ससुराल में, समझ रहे हो, अंदर तक की फीस नहीं है क्या। ये इनका अल्टीमेट गोल है। खैर, अब उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनटीए के चेयरमैन साहब ने, एनटीए के डायरेक्टर जनरल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कह रहे थे कि कमेटी जांच करी। कमेटी किसकी? हमारी कमेटी हमारी, ठीक है, जांच हम करेंगे। अच्छा सुनो, चाय 4th फ्लोर पर है, सबको पी के जानी है। देखो जिस तरीके से चाय ठंडी हो जाती है, हो सकता है कि मुद्दा भी ठंडा हो जाए, हो सकता है कि काउंसलिंग शुरू कर दी जाए। हालांकि अब इतना आसान रहा नहीं है, क्योंकि लीगल चीजें जब हो जाती है तो अब गवर्नमेंट के लिए भी चीजें करना आसान नहीं है।
लेकिन चाय 4th फ्लोर पे है, ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीखा था। अब उनकी ही कमेटी इस मुद्दे की जांच कर रही है। मतलब एक अलग ही तरफ, अलग डायरेक्शन में ये चीज ले जाई गई है, मेरी समझ के बाहर है। टीचर्स को गिरफ्तार कर लेंगे के बीच एक बच्चे ने कमेंट किया है नीट काका जी चैनल पर ही, ये सारे कमेंट नीट काका चैनल के ही हैं कि सर इस बार सब टीचर्स ने आवाज उठाई एक साथ, सब टीचर्स को जेल में डाल दो, पढ़ाई लिखाई बंद, स्टूडेंट लोग भी पकौड़ी की दुकान खोल लेंगे। अंधभक्तों ने पूरे देश का नाश कर दिया है। 12वीं क्लास के बच्चे की समझ काबिल तारीफ है। और उस दौरान भी अगर हमारे देश के लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है, इसमें रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। एक बच्चा कहता है कि कुछ बच्चे हरियाणा से गोधरा तक गए हैं जो कि 700 किलोमीटर दूर है, तो ऐसा क्यों? क्या उनका ससुराल था? क्या उनको अपनी बीवी से मिलने जाना था या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था? गए क्यों 700 किलोमीटर दूर? क्या कोई तीर्थ है उनका वहां पर? ऐसा कुछ नहीं। झज्जर के एक ही सेंटर से टॉपर निकले, ये सबको बात पता है। पटना पेपर लीक केस नंबर 35824। मतलब आप ये बोल दो। और मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं, घोटाले जो पकड़े जाते हैं ना वो रत्ती बराबर होते हैं। आप ये सोचो, जैसे गुजरात में जो चीज पकड़ी गई, जो OMR फिल वहां पर करवाई जा रही थी, वो पकड़ा गया, वो एक जस्ट बेसिक ट्रायल बेसिस पे कि हम लोग चेक करने आए हैं, और जहां चेक करने के घोटाला निकला। सोचो हमारे देश में 5000 सेंटर थे, इंडिया के बाहर भी 14 जगह सेंटर थे। क्या पुलिस ने हर जगह छापा मारा? क्या पुलिस हर जगह गई? लेकिन जहां छापा मारा वहीं पकड़े गए। ये हमारे देश के हालात है। और फिर आप ऐसी बचकानी बातें करते हैं बच्चों जैसी कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो मेरी समझ के तो बाहर है। आपसे ज्यादा समझदार हो सकते हैं, बड़े अफसोस की बात है। ये मेरे समझ में नहीं आता है कि आप किस बेसिस पे ये चीजें करते हैं। तो ये जो नंबर दे दिया, ये नंबर का जो झुंझुना आपको दिया है ना, झुंझुने से बाहर आ जाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसके बिना भी अगर रिजल्ट निकल जाता है ना तो वो एक फर्जी रिजल्ट होगा, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। देखो इन सब चीजों के अब फ्यूचर आउटकम्स क्या हैं जो बहुत डरावने हैं और बहुत ही अफसोसजनक बात है। फ्यूचर स्कोप्स क्या है? भारत में IDDS हो सकता है। भारत में IDDS हो सकता है, यानी कि इंटेलिजेंट डॉक्टर डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्योंकि भारत का कोई भी टैलेंटेड बच्चा अब नीट की तैयारी नहीं करना चाहेगा। नीट में बड़ी मुश्किल से 4-5 सालों में बच्चे आए जो टैलेंटेड बच्चे थे, जिनको मेडिकल में करियर बनाना था। एक समय तो नीट में सूखा ही था, सब लोग IIT की तैयारी करने में लगे हुए थे। लेकिन फिर से भारत में अब जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बच्चे मेहनती हैं, जो बच्चे वास्तव में अपना खून पसीना बहाकर एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो अब इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इंटेलिजेंट डॉक्टर डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार में जब किसी को समस्या आती है तो वो इलाज करवाने एम्स में जाते हैं। उनके लिए कुछ लिमिटेड अच्छे डॉक्टर्स हैं, बाकी जनता मरे तो मरे, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं। खैर, अब ऐसा भी हो सकता है, कई लोगों ने मुझे कहा कि मुझे तो भारत में रहना ही नहीं है, तो ब्रेन ड्रेन सिग्निफिकेंट लेवल पर बढ़ सकता है। ब्रेन ड्रेन ऑलरेडी भारत में ब्रेन ड्रेन बहुत होता है। कई बार हम लोग बोलते हैं सुंदर पिचई हमारा है। अमेरिका में टैक्स भरते हैं, वो अमेरिका के ही नागरिक हैं। सत्य नडेला हमारे हैं। ये इंटेलिजेंट लोग थे जो भारत के सिस्टम से परेशान होकर वहां चले गए कि हमारे टैलेंट की रत्ती बराबर की कदर नहीं है। हो सकता है अगर हम IT में एक्सपर्ट हुए तो बीजेपी की IT सेल का हमको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा, कार्यकर्ता बना दिया जाएगा, या कांग्रेस की किसी IT सेल का कार्यकर्ता बना के हमको नियुक्त कर दिया जाएगा। इतनी हमारी यहाँ औकात रहेगी। CEO विभाग कोई बनने वाला नहीं है हमारे देश में, कोई हमारी इज्जत नहीं, यहाँ से बाहर चलो। ब्रेन ड्रेन शुरू हो सकता है कि टैलेंटेड लोग देश को छोड़कर जा सकते हैं। इवन भारत में भी कई लोग ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि हम देशभक्त हैं, लेकिन उन्होंने भी बाहर की नागरिकता ले रखी है। कई लोग आप जानते हैं, कनाडा कुमार को भी आप जानते होंगे। इस मुद्दे पर ब्रेन ड्रेन सिग्निफिकेंट लेवल पर शुरू हो सकता है, जो एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज है कि हमें यहाँ पढ़ना ही नहीं है, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। ये फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर आउटकम्स में बता रहा हूं इसके कि क्या क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, आपको शायद मालूम ना हो, बट इंडिया इज ए पुअर कंट्री ऑफ रिच पीपल। अगर बिलियनियर्स की बात की जाए तो अमेरिका में है, चाइना में है, और इंडिया में बिलियनियर्स। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग भी भारत में है। तो इंडिया इज ए पुअर कंट्री ऑफ रिच पीपल। अब ऐसा हो सकता है दैट इंडिया कैन बिकम द ओल्ड कंट्री ऑफ यंग पीपल, क्योंकि यंग तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से इनके जोश को ठंडा किया जा रहा है, इनकी काबिलियत को खत्म किया जा रहा है, देश का सिस्टम करप्ट हो रहा है। किसी भी पेपर को देख लो, हर पेपर में सिर्फ और सिर्फ कबाड़ा है। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी हमारा देश विल बिकम द ओल्ड कंट्री ऑफ यंग पीपल, ओल्ड कंट्री ऑफ यंग पीपल। और हो सकता है कि डोली चाय वाले उनके इंस्पिरेशन बन जाए, बजाय कि स्वामी विवेकानंद के।
क्योंकि जब जिंदगी में वो लोग बेटर कर रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी मानने की क्या जरूरत है। हम डोली चाय वाले से ज्यादा सीख लेंगे। ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, स्कोप तो नहीं बोल सकता, उसको आउटकम बोलूंगा कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, हर चीज के सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होते, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जो हमें समझने की जरूरत है। जो मुझे लगता है कि नीट 2025 मोस्ट फेयर पेपर होगा आज तक की हिस्ट्री का, इतनी मेरी श्योरिटी है। जेन्यून लोग इसमें सेलेक्ट होंगे और जेन्यून कट ऑफ जाएगी, जेन्यून लोग सेलेक्ट होंगे और जेन्यून कट ऑफ जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि हो सकता है जैसे आप लोग तैयारी करोगे तो इस दौरान आपके पास भी फेक कॉल्स आएंगे, फेक कॉल्स आएंगे कि भाई हम आप लोग का ओएमआर भरवा देंगे, सिलेक्शन करवा देंगे। तो अब की बार उन कॉल्स को छिपा के मत रखना, हाँ, उनको टाइम से हमारे पास में भेज देना भाई। अगर ऐसा सबूत अभी भी आपके पास में है तो आप, मैं एक नंबर दे रहा हूं 9929864222, ये नंबर परमानेंट सेव कर लो, नीट हेल्पलाइन के नाम से सेव कर लो आप तो इसको, ये मेरा नंबर है। और कोई भी आपको किसी फॉर्मेट में इश्यू आ रहा है तो इस नंबर पे आप भेजो कि सर ये हमारे पास फेक कॉल आया है, ये हमारे पास में दलाल का फोन आया है, एजेंट का फोन आया है, एडमिशन करवाने की बात कर रहा है, फर्जीवाड़ा करवाने की बात कर रहा है। तो हम मुद्दा अगर पहले ही उठा देंगे ना तो कम से कम ये होगा कि देश में रियल बात सामने आ पाएगी। ये मेरी श्योरिटी है, ये मोस्ट फेयर जेन्युइन है। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर नीट 2024, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल तो भी स्टार्ट हुआ है, कई लोग बोल रहे हैं कि सर मुद्दा ठंडा हो गया, पिक्चर तो भी स्टार्ट हुई भाई, कहानी अभी शुरू हुई है। तुम देखना, जिस चीज के लिए हम लड़ रहे थे वही आउटकम एट द एंड आएगा। नीट 2024 हो सकता है कि इसका रीवैल्यूएशन हो, ये तो मिनिमम होना ही होना है, इसमें तो रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। हो सकता है कि उसके बाद री रिजल्ट जारी किया जाए, बट हम ये चाहते हैं कि भाई नीट का एग्जाम वापस होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल की गड़बड़ियां हुई। आप किसी भी रीवैल्यूएशन को, किसी भी री रिजल्ट को इससे कंपेयर नहीं कर सकते। मैं मानता हूं ये आसान काम नहीं होगा, 25 लाख कैंडिडेट है, 250 करोड़ का खर्चा है, 2 महीने का समय लगेगा, पेपर नोटिफिकेशन वापस से, एडमिट कार्ड सब लोगों को देने हैं, सेंट्रल लोकेशन सबको देना है। देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन बच्चों का स्कोर अगर कम आ रहा है या जस्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, वो बच्चे एम्स में पहुंच जाएंगे। जो बच्चे इस साल एम्स का सोच के तैयारी कर रहे थे, कितने लोग एम्स मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे आज बताया गया कि ओएमआर स्वाइपिंग तक का खेल हो रहा है अंदर, ओएमआर स्वाइपिंग अंदर ऐसा खेल भी हो रहा है। यार देखो, रिजल्ट डिजिटल आता है, उस डिजिटल में कुछ भी किया जा सकता है, सब उनके कंट्रोल में। और अगर 1000 बंदे उनके अंदर डाल के 1000 को बाहर कर दिया तो कौन सवाल उठाने वाला है? इतना तो होता ही है, 1000 तक का काम तो होता ही है हर साल। अब की बार 20,000 का काम कर दिया इन्होंने। मानते हैं पेपर सिंपल था, मानते हैं सिलेबस कम था, मानते हैं कैंडिडेट ज्यादा थे, मानते हैं कट ऑफ हाई चला गया, इतना हाई चला गया तो हो सकता है कि 2025 जो है वो जेन्युइन एग्जाम हो, जिसकी जेन्युइन कट ऑफ हो, जिसमें ये हो कि यार डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और नॉन डिजर्विंग का नहीं हुआ। इन सबसे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कंक्लूजन देखो, एक बात तो बहुत सिंपल है कि मान लेते हैं दो बच्चे हैं, एक दूसरी क्लास में पढ़ता है, एक 12वीं क्लास में पढ़ता है, ठीक है। दोनों का टेस्ट लिया गया, दो बच्चे। अब आप जवाब देना, भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक 2nd क्लास का स्टूडेंट है और एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, ठीक। दोनों में से ये चेक करना है कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन इंटेलिजेंट है, किसमें शार्पनेस है, किसमें टाइम एफिशिएंसी ज्यादा है, कौन परफेक्ट है, ठीक है। और दोनों को 2 का पहाड़ा यानी कि 2 की टेबल पूछ ली गई, 2 की टेबल पूछ ली गई, 2 का पहाड़ा। आप मुझे बताओ, क्या आप जज कर पाओगे कि कौन सा बच्चा बुद्धिमान है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा समझदार है? मैं सिंपल एक आपसे जवाब जानना चाहता हूं, हां या ना। तो आप में से 99% लोग ये कहेंगे कि सर इट इज इंपॉसिबल टू प्रिडिक्ट। क्यों? क्योंकि आपने लेवल ही बहुत लो सेट कर दिया। अब ये इसको भी आता है और इसको भी आता है, तो आप क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? इंपॉसिबल है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं, जैसे भी जेई का रिजल्ट आया, आपको पता है जेई एडवांस का रिजल्ट आया, उस जेई एडवांस के रिजल्ट में एक ही फर्स्ट रैंकर है,
एक ही फर्स्ट रैंकर है, उसमें 10 फर्स्ट रैंकर नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल है। तो पेपर के लेवल को मैं ये नहीं कह रहा कि जे एडवांस के लेवल तक ले जाओ, बट पेपर के लेवल को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। एक समय था जब जिसकी जो जे एडवांस में रैंक आती थी वही उसकी एपीएमटी रैंक हुआ करती थी। जे एडवांस तो नहीं होता था तब, आईआईटी हुआ करता था। कुछ बच्चों के बाद जिनका बायोमैथ्स होती थी उनकी आईआईटी की रैंक और एपीएमटी की रैंक सेम हुआ करती थी। ये लेवल था उस वक्त परीक्षाओं का। उस वक्त इसके प्री होता था और मेंस भी होता था। इज्जत थी इस एग्जाम की। लेकिन समय के साथ साथ में सब खत्म हो गया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तो पेपर का लेवल वो होना चाहिए, वो मस्ट है। दूसरी बात, जैसे जेई एडवांस करता है, ये लोग पता नहीं अपने ही देश में कुछ सीख नहीं पाते, अफसोस की बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करते हैं कि हर बार अलग अलग आईआईटी को पेपर देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं साहब? और ये डिसाइडेड भी नहीं होता है, ताकि इनसे कोई किसी फॉर्मेट में सेटिंग ना कर पाए। क्योंकि अगर एक ही एजेंसी लगातार एग्जाम करवा रही है तो हो सकता है कि उसके एम्प्लॉय से, उसके कर्मचारियों से दलाल लोग किसी प्रकार की सेटिंग कर ले, दलाल लोग वहां पर अपनी पहुंच बना ले, अपनी जानकारी कर ले, और उसके थ्रू फिर वो बहुत नेगेटिव काम कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं होता? तो वेरिएशन, जैसे आईआईटी चेंज हो रही है वैसे हर साल अलग अलग एम्स को पेपर दिए जा सकते हैं। ठीक है, पेपर का लेवल इंक्रीज होना चाहिए। वो कमेटी क्या करेगी? कमेटी अगर कृपा करके किसी को सुनती है तो एक आधी बात हमारी भी सुन ले। ठीक है, हर बार हम अलग अलग एम्स को ये काम करने को दे सकते हैं कि भाई अब की बार ये एम्स करवाएगा, अब की बार ये एम्स करवाएगा, और प्रीलिम्स भी होगा ताकि जो खच्चरपना है वो इसमें बाहर आ जाए, और मेंस, क्योंकि मेंस में जब लोग कम होंगे तो मैनेज करना आसान रहेगा, मैनेज करना आसान रहेगा। अच्छा, प्रीलिम्स वाले, अगर प्रीलिम्स की फिक्स कट ऑफ कर दो कि भाई ये लोग आयुष के लिए क्वालिफाइड हैं, उसकी काउंसलिंग में जा सकते हैं, इतने तक मार्क्स वाले बीडीएस में जा सकते हैं, और मेंस वाले जो वहां क्वालिफाई हो क्या रहे वो फिर एलिजिबल है ही एम्स के लिए, एमबीबीएस के लिए, बाकी सब कॉलेज में एमबीबीएस के लिए। और बट ये पता, ये बातें नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? सुनो, एनटीए ने अपना ठेका दे रखा है बहुत सालों से कि भाई तू तो मेरे लिए ओएमआर छापेगा। बता, 5 साल का ठेका दे रहा हूं, कितने करोड़ का? साहब 10 करोड़ का। हमारे कितने फिक्स हो रखा है। ये हमारी प्रेस पेपर छापेगी। वो ब्लेसिंग प्रेस का नाम आ रहा था कोलकाता वाली का, कि ये प्रेस हमारा पेपर छापेगी अगले 10 साल तक, इसके अलावा और किसी पेपर छपवाएंगे नहीं। तो आप सोचिए, जब ये प्रेस पेपर छापेगी, सबको पता है कि यही प्रेस पेपर छापती है, कहां दिक्कत आ रही है फिर? प्रेस को ठेका दिया हुआ है 20 करोड़ का। हाँ, अच्छा, ये कंपनी हमारा पेन बनाएगी, ये कंपनी हमारा पेन बनाएगी, सबको कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, सबसे हिस्सा हो सकता है लिया हुआ हो, ऐसा स्टेटमेंट में जारी नहीं करता, बट अक्सर मैं यही सुनता हूं कि लाल बाल पाल के इस देश में अब दलाल बचे हैं, चाहे सेगमेंट कोई सा भी हो। तो हो सकता है कि यहां पर ये हो। और जब ठेका इनको 10-10 साल का दे दिया, 5 साल का, 10 साल का, तो इन सारी एडवाइजेस से जो मैं ऊपर दे रहा हूं किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जो मालिक हैं उनका नुकसान हो जाएगा, जिनसे हम कमाई कर रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। ये हम करने वाले नहीं हैं, किसी भी स्टेप में करने वाले नहीं। और जब तक आप लॉन्ग टर्मल कमिटमेंट के साथ में चीजें नहीं लाओगे, देखो, जनता की इज्जत आप हासिल कर लो, जनता का विश्वास आप हासिल कर लो, उनका ट्रस्ट आप हासिल कर लो, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और अब नीट एग्जाम, सच बता रहा हूं, पूरी तरीके से विश्वास खो चुका है, खत्म कर चुका है। बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, टीचर का, बिल्कुल क्रैश हो चुका है। एनटीए खुद की क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे, हो सकता है कि वो लोग भी कोर्ट में चले जाएंगे, भाई हमारे तो बढ़िया नंबर है, हम परीक्षा नहीं देंगे। तो कोर्ट को ये समझना पड़ेगा कि भाई जो भी पुराना परिणाम आया है उसको खारिज करते हुए एक नया परिणाम जारी करे। और एनटीए को बाइकआउट, कुछ लोग बोलते हैं बाइकआउट एनटीए चोर है, निकम्मी है, नालायक है। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि प्रोसेस को रीडिफाइन करने की जरूरत है। अगर एनटीए का नाम चेंज करके XYZ कर दे, उसमें लोग वही रहे, प्रोसेस वही रहे, तो उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। लोग अगर चेंज हो जाए उसके, और प्रोसीजर जिससे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो अगर चेंज होता है तो कुछ आउटकम आएगा। लेकिन फिलहाल मुद्दा यही है कि नीट 2024 हमें इसके अलावा कुछ मंजूर नहीं है। और एक और चीज मैं बता देता हूं, मैंने सुना है, देखा है, हमारे कुछ लोग वहां पर हैं, इवन एजे सर आज अवेलेबल थे दिल्ली में, कि एनटीए तक बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे पहुंच रहे हैं कि हमारे साथ में गड़बड़ी हुई है, हम लोग वहां पर जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां एंट्री नहीं मिल रही। तो अगर आपके साथ में किसी फॉर्मेट में गड़बड़ी हुई है, देखिए, देश में किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार की बदतमीजी, किसी प्रकार की तोड़फोड़, किसी प्रकार की आगजनी, ये हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कतई नहीं करनी है। देश हमारा है,
जब हम ये सब करते हैं ना, तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि नेता देश की केयर ज्यादा करते हैं, हम नहीं करते। हमें सिर्फ अपने स्वार्थों से मतलब है। आप किसी भी फॉर्मेट में वहां तक जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप जाइए, अपनी बात रखिए, उनसे डिस्कस करिए, उनको मेल कर दीजिए, उनसे जवाब मांग लीजिए, और अपने हर एक लेवल पर लीगल प्रोसीजर्स को अपनाइए। लीगल प्रोसीजर्स कभी भी फेस नहीं देखते हैं कि ये पीआईएल किसकी है, या ये आरटीआई किसकी है, या ये एफआईआर किसकी है। दे टॉक अबाउट वर्ड्स, दे थिंक अबाउट वर्ड्स, दे प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स। फॉर देम शब्द ही सब कुछ है। तो अगर आप लीगल प्रोसीजर अपनाना चाहते हैं, बिल्कुल अपनाइए। जितने बड़े मास लेवल पर आप इस चीज को अवेयर कर सकते हैं, वो आप करिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां ये भुगतती रहेंगी। क्योंकि इतना तो क्लियर है, इतना तो मेरे को समझ है, 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ तो वहां भी बहुत सारे बच्चे तो नहीं, बट 10-12 तो थे जो अलग अलग रहते थे मेरी ही क्लास में। फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे। बाद में पता चला कि कुछ साहब जी के थ्रू आए। तो इतना छोटा मोटा तो ठीक है, चलता है, बट अब 100 में से 85 ऐसे आ गए हैं, तो ये फिर डॉक्टर नहीं बनेंगे, किडनियां ही बेचेंगे। बहुत बड़ा सच, रति बराबर का संदेह नहीं। जो बच्चा पहले ही फेज में 10 लाख देके पेपर लीक करवा रहा है, वो पीछे से काट के किडनी भी लीक कर देगा। इसमें कोई मुझे 1% संदेह दिखता नहीं है। बट फिलहाल बच्चों से मैं कहूंगा, लो स्कोरिंग अगर आप हैं तो बिल्ड योर बेसिक्स के लिए आप नीट कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज प्योरली फ्री। एडवांस वाले बच्चे जिनका स्कोर ये इस रेंज में है, ताकि हर वक्त ये देखते रहना कि, क्योंकि मैं अभी देख भी रहा हूं कुछ टीचर्स भी काम कर रहे हैं कि ये एफआईआर की कॉपी आ गई है, और ये इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये इसका नोटिस आ गया है, और ये इसकी पीआईएल। ये सब शाम को 10 मिनट में बता दिया करो कि आज क्या हुआ है। लीगल प्रोसीजर टेक्स टाइम। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब ये लड़ाई इतने लोगों की है तो लड़ना सबको पड़ेगा, अपने अपने स्तर पर पूरा प्रयास करना पड़ेगा। सोशल मीडिया अपने आप में बहुत बड़ी पावर बन चुकी है, आपको सबको पता है। आज अगर एनटीए को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, आज अगर गृह मंत्रालय को ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ रहा है कि कुछ यूट्यूब पर ऐसे लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनको वीडियो नहीं बनाने चाहिए, तो आप सोशल मीडिया की पावर को समझ सकते हैं कि कितनी ताकत है इस चीज में। इसमें रतिवार का संदेह नहीं है। हमें 25 लाख लोगों को जागरूक करना है। हमें हर एक कीमत पर उन्हें समझाना है कि भाई अब की बार बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। फिजिकल, डिजिटल, ओएमआर स्कैम, एंटी ओएमआर, पता नहीं क्या क्या तो मैं बताऊं। और कुछ लोग ये झुंझुना लेके बैठे हैं, ये झुंझुना 1563 लोगों का, हमको डॉक्यूमेंट दो। बेवकूफी वाली बातें करना बंद करो। देश के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। देश, इंडिया इज ए यंग पीपल्स कंट्री, बट मैं आपको सच कह रहा हूं, इंडिया इज बिकमिंग ओल्ड कंट्री ऑफ यंग पीपल। अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स। एक बार मैं फिर से अपनी बात रख रहा हूं, फिर से अपनी बात रिपीट कर दे रहा हूं कि मैंने सोचा था कि पेपर ठीक हो गया, आखिर इस बार तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन अफसोस, कोई एक रात जाकर अमीर हो गया और कोई रात काली करके भी फकीर हो गया। क्योंकि मैं अक्सर कहता था कि वक्त की इज्जत और बेहिसाब मेहनत, उगता सूरज और ढलती शाम, ये दिन और रात को एक ही जानती है। एमबीबीएस से साहब बहुत कुछ मांगती है, बहुत कुछ मांगती है। तो उसी दौरान कुछ ने कहा कि कोई रात काली करके भी फकीर हो गया, दिन रात की मेहनत बेकार हो गई और बेकारों की मेहनत साकार हो गई, चोरी हो गई मेरी सीट, वी वांट रीनीट। तो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, हमें लड़ना पड़ेगा हर एक लेवल पर। आपके रिलेटिव्स हों, आपके फैमिली मेंबर्स हों, कोई भी अगर इस पेशे में है, उनको अपने साथ इंक्लूड करिए और इस वॉइस को पावरफुल करिए। बिकॉज अगर यंग लोगों की आवाज दबा दी जाएगी तो फिर आपके युवा होने से दुनिया को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद।